शौर्य और शिवानी की ये शर्त थी कि दोनों एक ही दिन और एक ही मंडप में शादी करेंगे। दोनों जानते थे कि किसी एक की शादी पहले हो जाने पर दूसरे को अकेलापन काटेगा, जो उन्हें कतई मंजूर न था। भाई बहन के इस अनूठे प्रेम की वजह थी उनकी परवरिश। दरअसल साहनी परिवार के संप और प्रेम की मिसालें पूरा शहर देता था, तो फिर घर के बच्चों में तो वह गुण खिलना ही था। शौर्य और शिवानी के अभिभावक कुलदीप साहनी और रीना साहनी ने कई बार उन्हें समझाया कि जन्म, लग्न और मरण इंसान के बस में नहीं। तुम में से जिसको जब योग्य उम्मीदवार मिल जाए तब तुम शादी कर लो, परंतु दोनों अपनी शर्त पर कायम रहे। साहनी जी का कैफे शहर से दूर शांत विस्तार में था, जिससे वो युवा वर्ग में काफी लोकप्रिय था। हकीकत तो ये थी कि आज से 30 साल पहले कुलदीप साहनी और रीना साहनी इसी जगह पर चाय पीने आते थे। वास्तव में चाय तो बस बहाना था। उन प्रेमी पंखियों को शांत जगह की तलाश रहती थी, जहाँ कोई उन्हें देख न पाए, पहचान न पाए। दोनों कॉलेज के बाद अक्सर यहाँ के टी स्टॉल पर आते थे और घंटों बतियाते थे। रीना भविष्य को लेकर गंभीर भी थी और योजनाबद्ध भी, इसलिए स्वनिर्भर होने के वो यथासंभव प्रयास कर रही थी। वहीं कुलदीप कॉलेज से डिग्री मिलने के बाद नौकरी मिल जाएगी तो ठीक है, नहीं तो कोई छोटा मोटा व्यापार कर लेंगे। इस तसल्ली की सोच से जीने वाला जिंदादिल पंजाबी बंदा था। यदा कदा रीना कुलदीप को समझाती कि नौकरी नहीं मिलेगी तो क्या व्यापार करोगे, कैसे करोगे, इन सारी बातों के बारे में सोच कर रखो, तुम थोड़े गंभीर हो जाओ। जवाब में कुलदीप छेड़ते हुए कहता, ओए तू तो अभी से कमा रही है, फिर मुझे गंभीर होने की जरूरत क्या है। रीना का मेहंदी स्टूडियो बहुत प्रसिद्ध तो नहीं था, किंतु उसके मोहल्ले में जाना माना था। अपने स्टूडियो में वो हथेलियों को खूबसूरत मेहंदी से सजाती भी थी और सजाना सिखाती भी थी। हाथ का ये हुनर उसने अपनी माँ से सीखा था। चूंकि वो आत्मनिर्भर बनना चाहती थी और बेरोजगारी की समस्या से भी परिचित थी, इसलिए शिक्षा के साथ उसने हुनर का विकल्प भी अपने लिए अर्जित कर लिया था। एक ही मोहल्ले में रहने के कारण कुलदीप और रीना दोनों एक दूसरे के परिवार से परिचित थे। रीना का तो कुलदीप के घर एक आध बार जाना आना भी हो चुका था। कभी कुलदीप की भाभी के करवा चौथ की तो कभी 8वीं की मेहंदी लगाने, लेकिन वो कुलदीप को पहले से ही हिदायत दे देती कि वो उस वक्त घर पर न रहे। दरअसल रीना घर की बड़ी बेटी होने से उम्र से पहले ही परिपक्व हो गई थी। कितना बताना, कितना छुपाना, कब बताना और किसको बताना इत्यादि हिसाब वो बड़ी चतुराई से कर लेती थी। कुलदीप की भाभी के लिए रीना के मन में एक अलग ही सम्मान था। रश्मि भाभी अन्य गृहिणियों की तरह मौका मिलते ही ससुराल पुराण या पीहर व्याख्यान नहीं सुनाती थी और न ही खुद को ऊंचा उठाने के लिए मोहल्ले की दूसरी बहुओं को गिराने की होड़ में रहती थी। वो दूसरी ठेठ गृहिणियों से अलग हस्ती थी। उनका कम बोलना ही उनके आकर्षण की वजह बन गया था। वैसे रीना जानती थी कि भाभी ने नर्सिंग का डिग्री कोर्स किया था। शादी से पहले वो सरकारी अस्पताल में नौकरी करती थी। अब वो निजी अस्पताल में बुलाने पर जाती थी। चूंकि रीना भाभी के बारे में बहुत कुछ जानना चाहती थी, इसलिए एक दिन उसने पूछ ही लिया, भाभी राजदीप भैया का तो ढाबा इतना अच्छा चलता है, फिर आप बुलावा आते ही क्यों अस्पताल चली जाती हैं? रश्मि ने हंसते हुए उत्तर दिया, मेरा हुनर मेरे हाथों में दम न तोड़ देना, इसलिए। रश्मि समझाते हुए बोली, पति कमाता है ये सोचकर अपनी योग्यता का हम खुद ही अपने हाथों से गला घोंट देते हैं या घर वाले मजबूर कर देते हैं, परंतु मेरा भाग्य इसमें बड़ा खूबसूरत रहा। मुझे इनका बेहद समर्थन मिला
अपनी दिनचर्या को और गृह कार्य को अस्त व्यस्त न करके यदि मैं सप्ताह में 3-4 दिन अस्पताल जाऊं तो इन्हें कोई आपत्ति नहीं। रश्मि आगे बोली, रीना, मैं मानती हूं कि तुम्हें भी शादी के बाद अपना स्टूडियो चालू रखना चाहिए। कुलदीप भैया को भी कोई हर्ज नहीं होगा। रीना को आश्चर्य हुआ कि भाभी को कैसे पता चला। मारे शर्म के वो कुछ बोल ही न पाई। रश्मि ने आगे कहा, हमने सोच रखा है कि मेरी डिलीवरी के बाद तेरे भैया और मैं तेरा हाथ मांगने आएंगे। तब तक तुम दोनों की पढ़ाई भी पूरी हो जाएगी। कुछ घबराई, कुछ शर्माई रीना को कुछ तसल्ली भी हुई, क्योंकि उनका मुकदमा अब रश्मि भाभी के हाथ में जो था। 3 सप्ताह के बाद राजदीप पिता बने तो कुलदीप का भी पदोन्नति हुआ। पहली बार माँ बनी रश्मि भाभी को रीना बधाई देने जाना तो चाहती थी, परंतु भाभी की बात से शर्मा रही थी। जब रीना की माँ ने पूछा, चलोगी रीना रश्मि और मुन्ने को देखने? रीना ने तुरंत मना कर दिया, ये कहकर कि माँ तुम ही हो आओ ना, मेरे कॉलेज के इम्तिहान चल रहे हैं। कॉलेज के इम्तिहान होते ही रश्मि भाभी ने रीना की माँ के आगे प्रस्ताव रखा। बात आगे बढ़ी और शादी की सहमति मिली। रीना के पिताजी बड़े ही स्वाभिमानी व्यक्ति थे। साधारण आर्थिक स्थिति में भी उन्होंने बेटी की कमाई को छुआ तक नहीं। रीना के आग्रह करने पर हर बार एक ही जवाब देते, जब बेटियां ही पराई होती है तो उनकी कमाई अपने कैसे हुई। बिना किसी की मदद से उन्होंने रीना की शादी की। कुलदीप का परिवार भी बड़ी सादगी में ही विश्वास रखता था, इसलिए दोनों घरों को सजाकर मोहल्ले में ही ये विवाह संपन्न हुआ। शादी के बाद भी रीना का मेहंदी स्टूडियो चालू रखने में भाभी ने बड़ी मदद की। भाभी की ड्यूटी तो अब अस्पताल की जगह मुन्ने राजा पर थी। एक दिन रीना से रहा नहीं गया, वो पूछ बैठी, भाभी आपको बुरा नहीं लगता? आपकी पढ़ाई व्यर्थ जा रही है, फिर आप इतना बड़ा दिल रखकर मुझे कैसे मदद कर पाती है? रश्मि ने बड़ा सुंदर जवाब दिया, रीना हमारी गाड़ी दुपहिया नहीं है, 4 पहिया है। चारों एक साथ मिलकर चलाएंगे तो सफर आराम से कट जाएगा। भाभी की बातों से रीना को बड़ा हौसला मिला। वो मेहंदी स्टूडियो की अनियमित आय से संतुष्ट नहीं थी। उसने कुछ नियमित आय के लिए घर में बच्चों को पढ़ाना भी शुरू कर दिया। शादी को 1 साल होने आया। अब तक न ही कुलदीप की कोई नौकरी लगी और न ही कोई व्यापार शुरू हुआ। अब वो भी गंभीर हो गया और चिंतित रहने लगा। हर रोज सुबह उठकर वो अपने लिए काम की तलाश करता। कभी भाभी से पूछता कि भाभी सब्जियां लानी हो तो बता देना, भैया ढाबे के लिए दही लिखवाना हो तो बता दीजिए, आते समय लिखवा दूंगा। राजदीप कई बार उसे कहता, तू ढाबे पर जाकर बैठ, मैं कुछ नया शुरू कर लूंगा। कुलदीप हर बार मना कर देता, ये सोचकर कि भाई की तो मुझसे ज्यादा जिम्मेदारियां हैं। भाई मदद कर रहा है वही बड़ी बात है, उसके आय का जरिया ले लेना उचित नहीं। रीना भी उसके इस निर्णय पर उसे यही समझाती कि जब भैया तुम्हें अपना ढाबा देखकर नया शुरू कर सकते हैं तो तुम खुद भी तो ये काम कर सकते हो ना। एक दिन रीना ने कुलदीप से कहा, आज चाय पीने फिर से टी स्टॉल चलें? कुलदीप के हाँ कहते ही रीना झटपट तैयार हो गई। आज रीना किसी खास मकसद से वहां जाना चाहती थी। 2-4 घंटे टी स्टॉल पर बैठकर वो कुलदीप के साथ उसके व्यापार के बारे में कुछ विचार विमर्श करना चाहती थी। पर ये क्या, वो टी स्टॉल तो बंद पड़ा था। थोड़ी देर रुककर दोनों वापस घर आ गए, परंतु रीना कुलदीप के लिए जो उम्मीद ढूंढने गई थी वो उसे मिल गई थी। राजदीप रात को 12 बजे के बाद ही घर आ पाते थे। रश्मि के साथ आज रीना को भी जगा हुआ देखा तो हैरान हो गए। पूछा, सब ठीक है ना, आज सोई नहीं अभी तक? प्रत्युत्तर में रश्मि बोली, कुलदीप राज जी के बारे में कुछ बात करनी थी आपसे, इसलिए। राजदीप को लगा कि बेरोजगार भाई के प्रेम विवाह की अवधि पूरी हो गई है।
हरी हरी घास पर चलने के ख्वाब पथरीली सड़कों पर टूट रहे हैं। उसे तो खाने से पहले ही बात जाननी थी, परंतु रश्मि ने खाना लगा दिया था तो वो खाने बैठ गया। भोजन समाप्त होते ही राजदीप ने पूछा, हाँ जी, अब बताओ क्या बात करनी है। रीना ने रश्मि की तरफ देखा तो रश्मि ने कहा, जी हमने कुलदीप राज जी के लिए एक व्यवसाय सोचा है। राजदीप ने चैन की सांस ली और मन ही मन सोचा, चलो कुछ अच्छा ही सोचा है। फिर रीना ने कहा, भैया ये छोटा मोटा कैफे खोल ले तो कैसा रहेगा। आपके साथ रहकर इन्हें इस व्यवसाय की काफी जानकारी भी हो गई है और आगे भी आपकी राय मिलती रहेगी। राजदीप ने सहमति में कहा, हाँ हाँ क्यों नहीं, अपना काम करेगा तो आज नहीं तो कल जम ही जाएगा और आगे भी बढ़ेगा। नौकरी तो इतनी आबादी में सबको मिलने से रही। रीना में हिम्मत आई, वो बोली, अपने व्यवसाय में तो बढ़ने पर वो खुद लोगों को नौकरी देंगे। राजदीप ने हामी भरते हुए कहा, सही बात है, परंतु वो मुझसे कुछ लेने को तैयार ही नहीं है, न ही ढाबा और न ही नकद रकम, तो कैसे करेगा और कहाँ करेगा। अब रीना ने अपनी योजना रखी और बोली, भैया मैंने कुछ पैसे जमा किए थे जो पिताजी ने मुझे ही दे दिए और मेरे ध्यान में एक जगह भी है। हम जिस कॉलेज में पढ़ते थे उससे आगे एक टी स्टॉल था जो अब बंद पड़ा है। कैफे जैसे व्यवसाय के लिए वो बहुत बढ़िया जगह है और उस पर फॉर सेल का बोर्ड भी लगा है। उनका नाम पता भी मेरे पास है। उसके चुप होते ही रश्मि बोली, आप चाहो तो कल इसके साथ जाकर जगह खुद ही देख लीजिएगा। अपनी जानकारी बताने की हड़बड़ी में राजदीप के मुंह से अनायास ही निकल गया, अरे मेरे ध्यान में है, उसी टी स्टॉल की बात कर रही हो ना जहां तुम दोनों पहले चाय पीने जाते थे। अचानक कमरे में छाए सन्नाटे से राजदीप को लगा उसने अनजाने में रीना को शर्मिंदा कर दिया। रश्मि दोनों की झुकी नजरें देख बोली, जब ये दोनों छुप कर वहां मिलते थे तो आपको देखने की क्या जरूरत थी, और हंस पड़ी। सुबह उठते ही राजदीप ने कुलदीप को बुलाकर कहा, आज मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा, सोचता हूँ दोपहर बाद आऊं, तो अभी तू ढाबे पर चला जा। कुलदीप झटपट तैयार हो ढाबे के लिए निकल गया। रीना और रश्मि ने फटाफट घर के काम निपटाए। मुन्ने राजा आज राजदीप की जिम्मेदारी था। मुन्ने राजा के साथ तीनों टी स्टॉल की जगह पहुंचे। रश्मि ने जगह देखते ही कहा, कैफे के लिए ये पॉइंट सचमुच बेहतर है, साथ में कुछ नाश्ते भी रखेंगे। टी स्टॉल के मालिक का घर पास ही में था। राजदीप अकेला ही उनसे मिलने गया। उन्होंने बताया कि शारीरिक अस्वस्थता के कारण उन्हें यह स्टॉल बंद करना पड़ा और अब तो वह इसे बेचना चाहते हैं। फिर राजदीप ने उनसे क्रय विक्रय की बात की और जाने के लिए इजाजत मांगी। जब राजदीप निकलने लगे तो टी स्टॉल के मालिक ने जल्द ही निर्णय लेने की हिदायत दी, क्योंकि उसे इलाज के लिए पैसों की जरूरत थी। राजदीप के कदमों में उम्मीद के टूटने की चाप थी जो रश्मि ने सुन ली थी। रीना के उत्साह को देख राजदीप ने खुद की निराशा को मुस्कान में छुपा लिया। जब ऑटो में बैठकर घर की तरफ आ रहे थे तब रीना भैया के मुंह से बहुत कुछ सुनना चाहती थी, बहुत कुछ पूछना चाहती थी, परंतु रश्मि समझ गई थी कि राजदीप अब उससे अकेले में ही बात करेंगे। रीना और रश्मि को घर छोड़कर राजदीप ढाबे की ओर निकल पड़े। रीना आज की रात भी भैया का इंतजार करना चाहती थी, परंतु रश्मि ने यह कहकर सोने भेज दिया कि जो भी बात होगी मैं तुम्हें सुबह बता दूंगी, दोनों जगकर क्या करेंगे। रात को जब राजदीप आए तो खाना खाते खाते रश्मि को टी स्टॉल के मालिक से हुई मुलाकात बताने लगी। बोले, भला आदमी है, मजबूरी ने स्टॉल बंद करवा दिया, परंतु स्टॉल की जो रकम वो मांग रहे हैं वो हमारे लिए मुमकिन नहीं, हालांकि वो उसकी वाजिब कीमत ही मांग रहे हैं। रश्मि ने राजदीप को याद दिलाते हुए कहा,
अरे रीना ने बताया तो था आपको, उसने कुछ पैसे जमा किए हुए हैं। वो तो बच्ची है, तुम तो समझो बचाकर कितना बचाया होगा, लाखों तो नहीं ना, राजदीप समझाते हुए बोला। आज रीना सूर्योदय से पहले ही उठकर बाहर आ गई। रश्मि उसे देखकर मुस्कुराई और पूछी, सो पाई या नहीं? चाय पीते पीते बात करेंगे या पहले ही बताऊं? रीना ने फटाफट चाय बनाई और चाय पे चर्चा शुरू की। रश्मि बोली, तुम्हारे भैया को तुम्हारा प्रस्ताव तो बेहद अच्छा लगा, वो जगह भी अच्छी लगी, लेकिन उसकी कीमत हाल फिलहाल हमारे बस की नहीं। टी स्टॉल की कीमत पूरे 20 लाख है, फिर उसे चालू करने के लिए भी कुछ रकम चाहिए। खिलौने की जिद करने वाला बच्चा ना सुनकर जैसे चुपचाप बैठता है, ठीक वैसे ही रीना चुप हो गई। रश्मि ने हिम्मत देते हुए कहा, हम सब मिलकर कोशिश कर रहे हैं ना, तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा ही। ये लोग चले जाते हैं, फिर हम बात करते हैं। जैसे ही राजदीप और कुलदीप घर से निकले, रश्मि ने रीना से अपने मन की बात कही। वो बोली, हम लोन ले सकते हैं। रीना की आंखों में फिर उम्मीद की चमक आ गई। उसने कौतूहलता पूर्वक पूछा, वो कैसे भाभी? बैंक से। रश्मि ने बड़े विश्वासी स्वर में कहा, चलो मेरे साथ, बैंक जाकर पता करते हैं कि हमारी समस्या वहां हल हो सकती है या नहीं। रीना और रश्मि मुन्ने को लेकर बैंक पहुंचे, लेकिन रीना को बड़ी घबराहट हो रही थी। क्या बात करेंगे, कैसे बात करेंगे? तभी मैनेजर के कैबिन में उन्हें अंदर बुलाया। मैनेजर साहिबा भाभी को देखकर मुस्कुराई और सम्मान पूर्वक आवकार दिया। दोनों की बड़े अनौपचारिक ढंग से बात करते देख रीना को आश्चर्य हुआ। रीना के चेहरे पर आए हैरानी के भाव मैनेजर साहिबा ने पढ़ लिए और वो उसके अनपूछे सवालों का जवाब संक्षिप्त में देने लगी। मैनेजर साहिबा रीना को देखकर बोली, रश्मि जी भले ही सबके लिए नर्स है, परंतु मेरे लिए ये किसी मनोचिकित्सक से कम नहीं। इनकी एक बात से मेरी मनोदशा बदल गई। अपनी स्वस्थ मानसिकता के लिए मैं ताउम्र इनकी ऋणी रहूंगी। वो आगे बोली, जब तीसरी बार बेटी होने की खबर मुझे सुनाई गई तो वह प्रसव पीड़ा से भी अधिक दर्दनाक लगी। ये खबर सुनने के बाद मेरी कुछ जानने की इच्छा ही नहीं रही। वो स्वस्थ है या नहीं, कहाँ है, किसके जैसी लग रही है, ये सवाल मेरे जहन से कोसों दूर थे। मन में एक ही भय था, घर वालों से सामना कैसे करूंगी। उन्हें नाउम्मीद करने के गुनाह से बेचैन हो रही थी। तभी आपकी भाभी मेरी तीसरी बेटी को लेकर आई और मेरे पास सुलाते हुए बोली, सबसे पहले आप इसे स्वीकार कर लीजिए, धीरे धीरे सब कर लेंगे। और यकीनन यही हुआ। आज मेरी बेटी साल भर की हो गई और सबकी चहेती भी। रीना के मन में भाभी के लिए मान सम्मान और बढ़ गया। अब रश्मि ने मुद्दा रखा, मैडम हमें कुछ लोन की जरूरत है, क्या आपके बैंक से हमें ये सुविधा उपलब्ध हो सकेगी? मैनेजर साहिबा ने कहा, हाँ क्यों नहीं, मैं बैंक की सभी लोन योजनाएं आपको सविस्तार समझा देती हूँ, फिर आप तय करें कि आपको कौन सी योजना अनुकूल है। रश्मि और रीना सारी बात समझकर घर आ गई। रात को जब राजदीप घर आए तब उन्हें योजना की पूरी रूपरेखा समझाई। राजदीप ने कहा, लोन की रकम हर माह चुकानी पड़ेगी। ढाबा खुलते ही जरूरी नहीं कि इतनी आमदनी होने लगे कि हम ये ऋण चुका सकें। तब रीना बोली, जब तक ढाबा की निश्चित आमदनी शुरू नहीं हो जाती है, तब तक ये किस्त मेहंदी स्टूडियो और ट्यूशन क्लास की आमदनी से भर देंगे। अब रश्मि ने नारी हट करते हुए कहा, अब सब आपके हाथ में है जी, आप कुलदीप राज से बात कीजिए और उन्हें मनाइए।
राजदीप को पूरी योजना में कहीं कोई भी कमी नहीं लगी, इसलिए उसने अपनी सहमति दर्शाई। सुबह की चाय के साथ ही राजदीप ने कुलदीप के सामने सारी योजना रखी। राजदीप को संशय तो था ही, वही हुआ। कुलदीप ने नाराज होते हुए कहा, मैं रीना के पैसे नहीं लूंगा, देर सबेर मैं खुद ही कोई रास्ता निकाल लूंगा। रश्मि को लगा अब कुलदीप प्राची को समझाने की जरूरत है, नहीं तो पुरुष अहंकार में वो यह अवसर खो देंगे। रश्मि बोली, प्राची, बड़ी आईटी कंपनी इन्फोसिस के मालिक का नाम तो आपने सुना ही होगा। नारायण मूर्ति जी ने भी अपने संघर्ष के दिनों में अपनी पत्नी सुधा मूर्ति जी से 10,000 रुपए की मदद ली थी। अगर पति पत्नी एक दूसरे का हाथ पकड़कर आगे बढ़े तो हर्ज ही क्या है। अपनी पत्नी सुधा मूर्ति से लिए कर्ज की बात न वो छुपाते हैं और न ही उसके लिए वो शर्माते हैं, बल्कि हर इंटरव्यू में वो बड़े गर्व से ये बात बताते हैं। फिर राजदीप बोले, रूढ़िवादी सोच रखकर सफल होना असंभव है। फिलहाल सारी परिस्थितियां तुम्हारे हक में बन रही है, ना मत कहो। कल दोनों बैंक चलेंगे, दस्तावेजी काम होने पर टी स्टॉल के मालिक से मिलने भी चलेंगे। लोन की रकम और रीना की जमा पूंजी लेना कुलदीप को अखर तो रहा था, पर वो बड़े भाई को अब ना नहीं कह सका। 8-10 दिन की भागदौड़ के बाद आखिरकार टी स्टॉल को कैफे में बदलने का हक मिल ही गया। कैफे के पीछे सबको जी जान लगाते देख रीना मन ही मन ईश्वर से प्रार्थना करती है, इस उम्मीद को बनाए रखना। ईश्वर ने साहनी परिवार के परिश्रम को आशीर्वाद दिया। साहनी कैफे शहर का लोकप्रिय कैफे बना। एक ही वर्ष में कुलदीप कर्ज मुक्त भी हो गया और कन्या का पिता भी। साहनी परिवार का जीवन सुखी पारिवारिक मनोरंजक फिल्म सा चल रहा था। 2 समझदार युगल और 2 नन्हे बच्चे, भाइयों की एकता और गृहिणियों की कुशलता हर समस्या से निपट रही थी। राजदीप बीच बीच में रश्मि को ढाबे पर ले जाने लगे, जिससे जरूरत पड़ने पर उसकी मदद ले सके। आज भी राजदीप और रश्मि दोनों ढाबे के लिए निकलने लगे तो मुन्ना भी साथ चलने की जिद करने लगा। रीना ने मुन्ने को ये समझाकर घर पर रख लिया कि शौर्य, तुम्हारे बिना शिवानी किसके साथ खेलेगी। राजदीप, रश्मि, कुलदीप तीनों काम पर चले गए, परंतु रात को लौटकर सिर्फ कुलदीप आए, वो भी पूरी खबर के साथ। सड़क दुर्घटना में भाई भाभी को खोने पर उन्हें माता पिता को खोने सा एहसास हुआ, इसलिए वो शौर्य को इस दर्द से दूर रखना चाहते थे। कानूनी तौर पर उन्होंने शौर्य को गोद ले लिया और उसको माता पिता की कमी न होने दी। साहनी परिवार धीरे धीरे फिर जीने की कोशिश करने लगा। दोनों भाई बहन ने हंसते खेलते स्कूल और फिर कॉलेज की पढ़ाई की। शौर्य कॉलेज के अंतिम वर्ष में था, वहीं शिवानी प्रथम वर्ष में दाखिला ली थी। दोनों खाली वक्त में कैफे जाकर कुलदीप की मदद करते। रीना को शिवानी की बड़ी चिंता रहती थी। वो चाहती थी कि शिवानी भी रश्मि भाभी और उसकी तरह आत्मनिर्भर रहे। शौर्य तो कैफे संभाल लेगा, परंतु शिवानी शादी के बाद कहाँ जाएगी, क्या करेगी, वो अपनी चिंता अक्सर शौर्य के साथ साझा करती। तब शौर्य मुस्कुराते हुए समझाता, आप चिंता मत कीजिए, सब हो जाएगा। शौर्य की पढ़ाई पूरी होते ही रिश्ते आने लग गए। रीना ने पूछ ही लिया, लड़की हमें पसंद करनी है या तुमने कर रखी है। शौर्य गंभीर हो गया। तब रीना ने घबरा कर पूछा, क्या हुआ, तुम चुप क्यों हो गए। शौर्य बोला, शिवानी की पढ़ाई हो जाने दो, हम शादी साथ ही में करेंगे। रीना को ये बात बड़ी अटपटी लगी। उसने कहा, वो तुमसे छोटी है, अभी उसकी पढ़ाई भी बाकी है और आत्मनिर्भर बनाए बिना तो उसे ब्याहने की मेरी बिल्कुल इच्छा नहीं। माँ वो कैफे संभाल रही है ना,
वो भी बहुत सुचारू ढंग से, शौर्य ने समझाया। रीना ने सच्चाई से अवगत कराते हुए कहा, वो बेटी है, घर की रोजी उसे कैसे दे सकते हैं, और ये जरूरी तो नहीं कि उसकी शादी इसी शहर में हो। शौर्य के पास इन सवालों का कोई जवाब न था, परंतु उसकी शर्त यथावत थी, शादी दोनों साथ ही में करेंगे। आजकल दोनों कैफे कम आते थे और घर पर भी नहीं रहते थे। कुलदीप ने जब रीना को बताया तो वो बोली, पता नहीं दोनों घर पर आते भी है तो अपने में ही व्यस्त रहते हैं, पूछने पर कुछ बताते ही नहीं। कुलदीप ने चिंतित स्वर से कहा, जब कैफे नहीं आते हैं तो जाते कहाँ हैं? पता तो करना पड़ेगा ना, रात को मैं ही बात करूंगा। कुलदीप ने रात को घर आते ही दोनों को बुलाया और पूछा, आजकल कहाँ घूम रहे हो दोनों? कुलदीप की आवाज में गर्मी का एहसास था। शौर्य को लगा बिना घुमाए फिराए सीधे सीधे मुद्दे की बात करने का वक्त आ गया है। वो बोला, पापा हम रोज ढाबा जाते हैं, हम ढाबा फिर से शुरू करना चाहते हैं। कुलदीप ने गुस्से में कहा, किससे पूछ कर गए थे वहां, और उस मनहूस ढाबे को कोई नहीं चलाएगा, समझे? तभी शिवानी बोली, आपके इसी रूप से डर कर हमने नहीं पूछा, लेकिन पापा ढाबा तो बड़े पापा का सब कुछ था, तो वो मनहूस कैसे हो सकता है? भैया उसे फिर से खोलना चाहते हैं। हमने वहाँ साफ सफाई भी कर ली है, अभी वहाँ रंग रोशन चल रहा है। फिर शौर्य बोला, पापा माँ की इच्छा है कि शिवानी शादी से पहले आत्मनिर्भर हो जाए। शिवानी को भी कैफे में काफी दिलचस्पी है, तो हम शिवानी की शादी में उसे कैफे दे देंगे। रीना बीच में ही बोल पड़ी, परंतु मेरे समझ में तो एक बात आ ही नहीं रही है कि शिवानी की शादी किसी और शहर में हुई तब वो कैफे का क्या करेगी। रीना के इस जवाब पर हर बार चर्चा मौन में तब्दील हो जाती थी। दोनों भाई बहन चुप हो गए, परंतु इस बार कुलदीप ने पूछ ही लिया कि क्या ये तय है कि शिवानी की शादी इसी शहर में होनी है। कुलदीप का सवाल वही था जो रीना अक्सर पूछती थी, पर अंदाज अलग था। इस सवाल की खामोशी जवाब भी दे रही थी। रीना बोली, कौन है लड़का, क्या करता है? शौर्य बोला, हुड्डा जी का बेटा है, दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं। रीना ने कहा, मैं तो हुड्डा जी की बेटी का हाथ तेरे लिए मांगने का सोच रही थी, और ये तो। शौर्य बोला, ठीक है माँ, मैं आपकी बात मान लेता हूँ, आप हमारा सुझाया रिश्ता मान ले। शिवानी ने गुस्से से शौर्य को देखा और बोली, माँ भैया कोई आपकी बात नहीं मान रहा, वो भी। कुलदीप शौर्य और शिवानी की सारी बात समझ गया। वो रीना से बोला, हमारे दोनों बच्चे और हुड्डा जी के दोनों बच्चे एक दूसरे को पसंद करते हैं। ढाबा शुरू होने के बाद हुड्डा जी से मिलने चलेंगे। शौर्य और शिवानी एक दूसरे को देखकर मुस्कुरा रहे थे। ढाबा शुरू हुआ, दोनों बच्चों की कुड़माई हुई और उनकी शर्त के अनुसार एक ही दिन शादी भी तय हुई।